चाहे ज्योतिष हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, या फिर साइकाइट्री, साइकोलॉजिस्ट्स, ये सारे हों, ये तीनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी के संदर्भ में किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो बीमारी पुरानी हो चुकी है और इसलिए तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो डॉक्टर्स उसे जेनेटिक कंडीशन कहते हैं, यानी वो इनहेरिटेड, वो जनरेशन वाइज आगे जा रही है, उसे वे लोग जेनेटिक कंडीशन कहते हैं, जेनेटिक। उसी तरह से अगर कोई मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन तो डॉक्टर्स के पास गए, मेंटल कंडीशन के लिए साइकोथेरेपिस्ट्स के पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट्स के पास जाते हैं, माइंड को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ये सारे लोग उसी जेनेटिक्स को दूसरा नाम देते हैं। वे कहते हैं कि ये ट्रांसफरेंस है। ट्रांसफरेंस का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गई, दूसरे जनरेशन से वो स्थिति तीसरे जनरेशन में गई। कुल मिलाकर जेनेटिक कंडीशन ही को ये लोग ट्रांसफरेंस कह रहे हैं। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और जो आपकी करंट समस्या है, और वो छोटी मोटी समस्या नहीं है, वो एक विकट समस्या है जिसे काफी लंबे समय से आप झेल रहे हैं, तो आपका ज्योतिषी कहता है कि ये पितृदोष है। इसलिए बेसिकली ये तीनों चीजें हैं तो एक ही। जिसे हम लोग ज्योतिष में पितृदोष कहते हैं, वो एक ऐसी स्थिति है, वो परिवार में एक ऐसा पैटर्न है जो कि चलता आया है और अब उसका प्रभाव साफ दिखाई पड़ने लगा है लाइफ में, व्यक्ति के लाइफ में। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के लाइफ में पहले छोटी मोटी समस्याएं आई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो शरीर तक आ गई, या फिर मेंटल किसी प्रॉब्लम की स्थिति तक आ गई, परंतु जड़ इनकी एक ही है। क्या है वो जड़? जड़ ये है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि माइंड और बॉडी का एक आपस में कनेक्शन रहता है, और माइंड जो है वो बॉडी को निर्देश देता है। बॉडी के ऊपर कुछ भी दिखाई पड़े, वो माइंड द्वारा जनित है, माइंड के द्वारा क्रिएट की गई सिचुएशन है। इसलिए हमें एक्चुअली माइंड को समझना पड़ेगा कि माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से बॉडी में कुछ असर दिखाई पड़ने लगे हैं। ये बेसिक चीज है। कोई भी फिजिकल कंडीशन हो, आप कहें डिप्रेशन, आप कहें इमोशनल प्रॉब्लम, आप कहें मेंटल, आप कहें कि किडनी से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर है, ये है वो है, कुछ भी है, किसी भी तरह की स्थिति है और लंबी चली आ रही है, ये इसलिए चल रही है और जाने का नाम ही नहीं ले रही। ये कंडीशंस क्रॉनिक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाया है कि उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से बॉडी ये सारी
चीजें दिखा रहा है। इसको समझने के लिए हमें पहले माइंड को कुछ हद तक समझना पड़ेगा। बार बार हमें वही चीज समझनी पड़ेगी कि सिर्फ ये जो कॉन्शियस माइंड है यही माइंड नहीं है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा है माइंड का जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, और वो अनकॉन्शियस माइंड एक भंडार घर है। उस अनकॉन्शियस माइंड में से कुछ हिस्सा हमारे लिए इस जन्म में हमारा सिलेबस है, हमारे लिए हमारा सिलेबस है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे माँ बाप के जीवन के अनुभव रहे जिसे वे टैकल नहीं कर पाए। अब वो सारी चीजें हम तक आ गई हैं, हम तक आ गई हैं, तो अब वो हमारी जिम्मेदारी हो गई, हमें उन्हें टैकल करना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली इस बात को थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा। जब एक महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। उसके ऊपर अनेक प्रेशर्स हैं, जैसा कि एक दो पीढ़ी पहले चलता था लड़का लड़का लड़का। एक्चुअली हमारे कल्चर में तो ये सब चलता ही था, ये कोई अनसुनी बातें नहीं है, बहुत कॉमन पैटर्न्स हैं। और इसलिए वो गर्भवती महिला खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल लेती थी, लड़का होना चाहिए लड़का होना चाहिए, क्योंकि उसको लगता था कि मैं इस खानदान को, इस परिवार को एक बेटा दे दूं तो मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो खुद को बहुत प्रेशराइज करके रखती थी। तो उन 9 महीनों में वो जो प्रेग्नेंट महिला है जो जो कुछ महसूस करेगी, उसका एक इंटरैक्शन उसके हस्बैंड के साथ भी होगा, उसका इंटरैक्शन फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ भी होगा। वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन गर्भ में वो जो बच्चा पल रहा है उसके अनकॉन्शियस में वह एक जगह बना लेता है। हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफरेंस का मतलब मां से बच्चे में जा रहा है, पर मां का ऑलरेडी एक एनर्जेटिक इंटरैक्शन हस्बैंड के परिवार से, हस्बैंड से है ही सही। इसलिए वो सारी बातें, सारा कुछ जो वो मां अनुभव करती है, सोचती है, महसूस करती है, जो भी कुछ उसके साथ होता है, वो सारा का सारा मां से फीलिंग्स के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से जो जो मदर की फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाती है उस बच्चे में, वो जो गर्भ में वो बच्चा जो पल रहा है उसमें। हम ये ना भूलें कि बच्चे का जो माइंड है उसमें भी बहुत सारे हिस्से होंगे। एक कॉन्शियस माइंड होगा, एक गहराइयों में अनकॉन्शियस माइंड होगा जहां पर पूरे खानदान का सारा इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है। और उस अनकॉन्शियस माइंड में से थोड़ा सा हिस्सा जो मदर ने एक्चुअली फील किया है उन 9 महीनों में, जो जो उसके साथ हुआ है, जो भी कुछ रहा है, वो इस बच्चे में, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, उस बच्चे का इस जन्म का सिलेबस बन जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफरेंस होता है। मैं आपको, हालांकि मेरे पास कुछ भी टूल्स नहीं है, पर आप ये देखिए, ये जो बड़ा सा हिस्सा है ये अनकॉन्शियस माइंड है, ये तो बच्चे में भी है, माँ में भी है, सब में है, हर इंसान में है। पर माँ ने जो जो कुछ महसूस किया है गर्भ के दौरान, वो सारा ये रेड वाला पोर्शन, मतलब एक अलग फोल्डर बन जाएगा और ये सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे में। माँ के माइंड से कॉन्शियसली
सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब माइंड के ही हिस्से हैं, पर ये इस बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में एक अलग फोल्डर बन जाएगा जो बच्चे के लिए इस जन्म का सिलेबस हो जाएगा। अभी बच्चा जन्म लेता है, बच्चा, तो जन्म लेने के बाद क्या होता है? जन्म लेने के बाद बच्चा अप टू एज 3, कभी कभी एज 5 और कुछ रेयर ही केसेस में एज 7 तक जितना भी उसके आसपास चल रहा है बच्चे के अंदर भरता जा रहा है। एक्चुअली क्या है, वो जो अनकॉन्शियस में फोल्डर है जो मां से ट्रांसफर होके आया है, उस फोल्डर से रिलेटेड घटनाएं बच्चे के आसपास चलती रहेंगी अप टू एज 3, मे बी अप टू एज 5, कभी एज 7, चलता ही रहता है। एक्चुअली होल लाइफ ही चलेगा, बट ये जो चलता रहता है बच्चा पैसिवली रिसीव करता है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, बच्चा बहुत छोटा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, ना उसे याद रहेगा ना उसे समझ में आएगा, परंतु वो सारा का सारा बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड से उठकर सबकॉन्शियस माइंड तक आ जाएगा। क्योंकि माइंड के पैटर्न में क्या होता है कि जो अनकॉन्शियस है वहां से चीज उठकर सबकॉन्शियस होती है और सबकॉन्शियस से फिर वो कॉन्शियस होकर घटना बनकर सामने आ जाती है। सब कुछ आता तो हमारे अंदर से ही है। इसलिए वो जो शुरू के 3 साल या 5 साल या 7 साल जो भी कुछ हुआ है बच्चे के आसपास, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चे की लाइफ का ये वाला पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर चाबी है जहां बच्चे का फ्यूचर लॉक्ड है। उसका फ्यूचर, बच्चे के फ्यूचर में क्या होने वाला है वो इस एज में लॉक्ड है। किसने लॉक किया? जो भी कुछ हो रहा है बच्चे के आसपास, 3 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, 7 साल की उम्र तक भी एक्चुअली बच्चा इतना नन्हा है और इतना एक्चुअली वीक है, वो इमोशनली अभी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसलिए बच्चा यदि इन चीज़ों को फील करेगा तो बच्चा झेल नहीं पाएगा, बच्चा मर जाएगा, उसे इतनी तकलीफ होगी कि वो मर जाएगा। बच्चे की फीलिंग कैपेसिटी की एक लिमिट होती है और अगर बच्चा इन चीज़ों को फील कर लेगा जो परिवार में चल रहा है उस उम्र तक, 3 या 5 या 7 तक, तो निश्चित बच्चा मर जाएगा। इसलिए प्रकृति क्या करती है, ढक्कन लगा देती है। बच्चा सब देखता है, समझता कुछ नहीं है, महसूस कुछ नहीं करता, ढक्कन लग गया, पर हो सब कुछ रहा है। अब धीरे 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 लाइफ में ढक्कन खुलेगा। प्रकृति इस कचरे को अंदर नहीं रखने देगी। प्रकृति चाहती है कि ये कचरा बाहर निकल जाए। इसलिए प्रकृति, जो कि पहली माँ है बच्चे के लिए, वो इंतजार करेगी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसे मौके देगी, बाहर घटना भेजेगी। सब कुछ हमारे अंदर से ही आ रहा है। नेचर भी हम ही हैं। हम क्या हैं? हम नेचर ही तो हैं, क्योंकि हम वही मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, हम यही हैं। तो नेचर क्या करती है? नेचर किसी चीज को घटना बनाकर बाहर फेंक देगी और हमें छोड़ देगी कि अब उस चीज को फेस करो और अपनी भावनाओं को बदलो। हम क्या करते हैं, उस घटना को देख के फेस तो नहीं कर पाते, हम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने बिहेव किया, हमारे पेरेंट्स से पहले जिसने भी बिहेव किया। तो चीज करेक्शन के लिए उठकर आई है, पर हम करेक्शन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम वही करते हैं, वही रेस्पॉन्स देते हैं
जो हमारे पेरेंट्स ने दिया, उनसे पहले उनके पेरेंट्स ने दिया, और इसलिए वो फाइल एंड फोल्डर कभी भी करेक्ट नहीं होता। अब 3, 5 और 7 साल की जो उम्र थी वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस समय पर जब प्रकृति ने ताला लगा दिया था, तो प्रकृति ने किस पर ताला लगाया? प्रकृति ने पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को कट कर दिया, इमोशनल हिस्से को कट कर दिया, और इसलिए बच्चे के व्यक्तित्व के 2 पार्ट्स हो गए चुटपन में। एक पार्ट तो बड़ा होगा, विकसित होगा, बुद्धि के बल पर काम करेगा, और दूसरा पार्ट जो उसकी भावनाओं का पार्ट होगा वो बौना का बौना रह जाएगा। वो 3 साल की उम्र में अटक जाएगा, 5 साल की उम्र में अटक जाएगा, 7 साल की उम्र में अटक जाएगा। ये बच्चा वहीं अटका रहेगा, इसकी फीलिंग्स पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ढक्कन लग चुका है, ढक्कन लग चुका है। और ये जो दूसरा पार्ट है जो अडल्ट हो गया है, इसको प्रकृति बार बार मौके दे रही है कि तू फील कर, तू अपनी फीलिंग को बदल, पर वो व्यक्ति बदलता नहीं है, ना अपनी फीलिंग की तरफ ध्यान देता है। गुस्सा करता है परंतु गुस्से को रोक लेता है, करेक्शन वर्क नहीं करता। देखते ही देखते ये जो बच्चे वाला पोर्शन है ये उग्र हो जाता है, और उग्र होकर एक दिन ये बड़ी बीमारी बनकर फटकर बाहर निकलेगा, डिप्रेशन बनकर निकलेगा, आपके बच्चों के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम बनकर निकलेगा, कुछ भी बनकर निकलेगा। पर अब आप मजबूर हो जाएंगे उस पार्ट की तरफ ध्यान देने को जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया इतने सालों में। पितृदोष का करेक्शन यही है, हमारा जो थिंकिंग पार्ट है वो हमारे फीलिंग पार्ट को छुड़ाए। पितृदोष का करेक्शन ये है, और इसलिए हमें इस काम को करना पड़ेगा जब हम थोड़े और बड़े हो जाएंगे। जैसे हम समझ लीजिए 23 से 30 साल की उम्र तक आते हैं, तब तक हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम कुछ फीलिंग्स को झेल सकें, और इसलिए उस उम्र में प्रकृति हमारे सामने कुछ घटनाएं फेंकती है। प्रकृति हमारे सामने 23 से 30 साल की उम्र तक कुछ घटनाएं फेंकती है, और उस उम्र में प्रकृति उम्मीद करती है कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम उन्हें झेल लें, पर हम नहीं झेलते। हम वही रेस्पॉन्स देते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने दिया, यानी वही पुराना पैटर्न, और इस तरीके से ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। इसी का करेक्शन हमें आगे जाकर करना होता है। किसी भी तरह की बीमारी हो, फिजिकल बीमारी हो, मेंटल बीमारी हो, इमोशनल कंडीशन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, नौकरी में प्रॉब्लम हो, झगड़े हो, कोर्ट केसेस हो, ये सब, इन सब का रिलेशन उस फीलिंग पार्ट से है जो हमारे अंदर कैद है, उसको छुड़ाना और उसको सुनना, जो अपने आप में पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस है। उस चाइल्ड पार्ट को छुड़ाना, उसकी सुनवाई करना, ताकि वो उठकर अडल्ट के सामने आकर खड़ा हो सके, अडल्ट फाइनली उसकी बात सुने, सुनवाई करके उसे अपने अंदर शामिल करे, तब जाकर सिचुएशंस ठीक होती हैं। ये है पितृदोष का करेक्शन। हम इसको स्टेज बाय स्टेज, लेवल 2, लेवल 3 वगैरह में सीखेंगे। लेवल 1 में हम केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि पितृदोष एक्चुअली है क्या।